नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जनपद के बीकापुर कोतवाली क्षेत्र में एक अधेड़ व्यक्ति की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई, जिसका शव गांव के ही रमऊपुर गांव के पास मिला तो परिजनों में कोहराम मच गया। हत्या का कारण पारिवारिक रंजिश बताया जा रहा है। मृतक की पत्नी ने 6 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पूरा मामला बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के मोतीगंज चौकी क्षेत्र के रमऊपुर गांव का है, जहां 50 वर्षीय अधेड़ रामकरण उर्फ गुड्डू दुबे की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। घटनास्थल पर पुलिस बल के साथ क्षेत्राधिकारी ने शव का पंचनामा भरवाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रात में ही पुलिस क्षेत्राधिकारी व कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। परिजनों का कहना है कि 3 साल पहले गुड्डू दुबे को गोली मारी गई थी। राजकरण दुबे ने गोली चलवाई थी। उसके बाद कल उनकी हत्या कर दी। मामले की जानकारी देते हुए सीओ सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि बीकापुर कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि गांव में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी है। सूचना के आधार पर उसकी शिनाख्त की गई तो वह रामकरण दुबे पुत्र राम मूर्ति दुबे के रूप में उसकी पहचान हुई, जो रमऊपुर का रहने वाला था। 5-6 जने जुट के उनका मारे नी चक्कू से मार के लटाई देनी वही नातू है के आटे साहब नातू रहें अरुण रहें कई बेटियां रहें। तू बतावा रात कोतवाली बीकापुर को एक सूचना प्राप्त हुई कि कोतवाली क्षेत्र में निधियावा बाजार के पास एक गांव पड़ता है रमऊपुर गंगापुर। वहां पर एक व्यक्ति की डेड बॉडी वो पड़ी हुई है। मौके पर पुलिस पहुंची। इस सूचना के आधार पर उस व्यक्ति की शिनाख्त रामकरण दुबे पुत्र राममूर्ति दुबे के रूप में हुई, जो रमऊपुर गंगापुर का ही रहने वाला था। उम्र करीब 50 वर्ष थी। उसके गले पर चाकुओं के निशान थे। पुलिस ने मौके पर ही पंचनामा भर के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है और घर वालों ने जो तहरीर दी है उसके आधार पर पुलिस दोषियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। विश्व मधुमेह दिवस के उपलक्ष्य पर आगामी 14 नवंबर रविवार को डायबिटीज के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ब्रिज डायबिटिक फाउंडेशन द्वारा वाकाथन एवं डायबिटीज मेले का आयोजन राजकीय इंटर कॉलेज में किया गया है। अयोध्या वाकाथन शहर के मुख्य डाकघर से शुरू होकर सिविल लाइन रिकाबगंज चौक फतेहगंज होते हुए जीआईसी पर आकर समाप्त होगी। अयोध्या वाकाथन का शुभारंभ एसएसपी शैलेश पांडे के द्वारा और डायबिटीज मेले का शुभारंभ किया जाएगा। अयोध्या वाकाथन के आयोजन का संचालन कर रहे ब्रिज डायबिटिक फाउंडेशन के सचिव डॉक्टर शिवेंद्र सिन्हा ने बताया कि अयोध्या में आयोजित इस वाकाथन को विश्व की सबसे बड़ी डायबिटिक संस्था इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन ने भी मान्यता देकर अपनी सूची में शामिल किया है। उसका उद्घाटन हमारे माननीय एसएसपी महोदय मिस्टर शैलेश पांडे कर रहे हैं और डायबिटीज़ मेला का जो उद्घाटन होता है वो माननीय हमारी मुख्य विकास अधिकारी और ब्रिगेडियर जो कैंटोनमेंट के हैं मिस्टर एरिक वो कर रहे हैं और उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे कर्नल और मेजर साहब रहेंगे और फैज़ाबाद के जितने भी सम्मानित व्यक्ति हैं सबको आमंत्रित किया गया। आप लोग को भी आमंत्रित किया गया है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। ये एक मेला है ना। हाँ, तो इसमें यह है कि जितनी भी हमारी फार्मा कंपनियां हैं और हमारे जो फार्मा से जुड़े जो एग्जीक्यूटिव हैं, क्योंकि उनके बिना उनके सहयोग के बिना ये पॉसिबल नहीं है कार्यक्रम करना, तो उनका ही पार्टिसिपेशन है। और हमारी जितनी भी फार्मा कंपनियां हैं उनके वहाँ पर स्टॉल बनेंगे। स्टॉल पे हर तरह के पेशेंट अवेयरनेस के लिए लेक्चर्स रहेंगे ताकि हर चीज़ों के बारे में, आँखों की देखभाल, गुर्दे की देखभाल, हार्ट की देखभाल, और वहाँ पे जितने भी टेस्ट होंगे शुगर से लेकर HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड, सब फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। संदेश मेरा यही है सबको कि अपने हेल्थ के लिए सभी सजग रहें। अगर शुगर है तो उसको केयर करें और शुगर नहीं है तो आप वॉक करें, अपनी फिटनेस मेंटेन करें। अक्षय नवमी के पावन मौके पर कल अयोध्या में आस्था के पथ पर लाखों कदम उठेंगे। रामनगरी के 14 कोसी परिक्रमा का कल शुभारंभ हो जाएगा। सुबह 10:40 के शुभ मुहूर्त पर अक्षय नवमी लगेगी और 10:40 पर श्रद्धालु उठाएंगे 14 कोसी परिक्रमा। 13 नवंबर को 8:33 पर यह परिक्रमा समाप्त हो जाएगी। अक्षय नवमी के मौके पर यह परिक्रमा की जाती है। 14 नवंबर को एकादशी के शुभ मुहूर्त पर पंचकोसी परिक्रमा होगी। फिलहाल
मेले की तैयारियां जोरों पर थीं। आज परिक्रमा पथ पर व्यापक इंतजाम किए गए। संपूर्ण परिक्रमा पथ पर बालू डाले गए हैं और प्रकाश का भी इंतजाम किया गया है। इस संबंध में हमें पूरी जानकारी महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने दी। देखिए, पूरे नगर निगम क्षेत्र में पूरे 14 कोसी परिक्रमा से लेके साफ सफाई, जल की व्यवस्था, पूरे क्षेत्र में चूने का छिड़काव और जगह जगह पर नगर निगम द्वारा राहत कैंप लगाए गए हैं जो परिक्रमार्थियों के लिए उनके बैठने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा तमाम अनुषांगिक स्वयंसेवी संस्थाएं, स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी चिकित्सा कैंप लगाए गए हैं। तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा और भी सहायता के कैंप लगाए जाते हैं, वो सब लग रहे हैं जो कल आपको देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के आह्वान पर अपनी 22 सूत्रीय मांगों के समर्थन में एक दिवसीय धरने का आयोजन संघ भवन लोक निर्माण विभाग डिप्लोमा इंजीनियर्स के द्वारा किया गया, जिसमें डिप्लोमा इंजीनियर्स ने अपनी प्रमुख मांगों जैसे पुरानी पेंशन बहाली और जूनियर इंजीनियर्स का प्रारंभिक ग्रेड पे वेतनमान मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा 4800 रुपये किए जाने का आश्वासन दिया गया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ। इसको पूरा करने की मांग की गई। इंजीनियर्स महासंघ द्वारा इस कार्यक्रम को पूर्ण संघर्ष कार्यक्रम घोषित किया जा रहा है, जिसके प्रथम चरण में आज एक दिवसीय धरना जनपद स्तर पर किया गया। धरने की अध्यक्षता इंजीनियर राज कपूर और संचालन सचिव अजय कुमार शुक्ला ने किया। डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर ये एक दिवसीय धरना कार्यक्रम ध्यान आकर्षण कार्यक्रम के रूप में किया जा रहा है। हमारी 22 मांगे हैं। मुख्य रूप से जूनियर इंजीनियर्स का प्रारंभिक ग्रेड पे 4800 किया जाए। दूसरी मुख्य मांग हमारी है कि हमारी पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए, क्योंकि हमारा कर्मचारी 60 साल तक काम करता है लेकिन उसके लिए पेंशन नहीं है, जबकि नेताओं को अगर वो शपथ ले लेते हैं तो उसके लिए भी उन्हें पेंशन व्यवस्था है, जबकि वो सेवा का माध्यम नहीं है। तो इसलिए हमारी पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। जो इस समय एनपीएस में नई पेंशन योजना है उसमें 2 महीना बीतने को हैं, लेकिन रायबरेली रोड पर स्थित कमला नगर कॉलोनी के बासिंदों को अभी तक जल भराव से निजात नहीं मिल पाई है। जी हां, कभी सीने भर पानी था तो आज घुटने के नीचे पानी पहुंच गया है, लेकिन पानी खत्म नहीं हुआ है। इसी जल भराव से आने जाने को विवश हैं यहां के लगभग 200 से अधिक परिवार। विभिन्न कॉलोनियां जो रायबरेली रोड के आसपास उसरू या मछुआ गद्दोपुर के एरिया में बसी हुई हैं, उनमें आज भी हालत कुछ इस तरह से ही है। पानी जब तक पूरी तरह से निकल नहीं जाएगा तब तक यहां के लोगों की जिंदगी इसी तरह से बीतेगी। दिवाली नहीं मना पाए, त्योहार नहीं मना पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग दवा लेने नहीं जा पा रहे हैं। नाव का अभी भी सहारा कुछ लोग ले रहे हैं, लेकिन नगर निगम है कि उसने एकदम से किनारा पकड़ रखा है। यहां के लोग परेशान हैं और पिछले 2 महीने से परेशान हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। यहां के लोगों का कहना है कि अयोध्या के विकास को लेकर के प्रदेश सरकार चाहे जितने पैसे खर्च कर दे, उसका उनको क्या लाभ मिलेगा अगर वो इसी तरह से नारकीय जीवन यहां जी रहे हैं। कॉलोनी पैगापुर, और पिछले माह अक्टूबर में जो 16, 17, 18, 19, 20 4 दिन बरसात हुई, उस बरसात में ये कॉलोनी पूरी तरह जलमग्न हो गई। सीने बराबर पानी था और तब से अभी तक निरंतर हम लोग पानी में घुस के आ जा रहे हैं। बच्चों का स्कूल जाना बंद है। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार में कोई ऐसा नेता नहीं है फैजाबाद का जिससे न गुहार लगाई गई हो, और कोई ऐसा जिला प्रशासन का अधिकारी नहीं है जिससे न गुहार लगाई गई। कोई सुनने वाला नहीं है, न किसी ने आज तक इस तरफ यहाँ कोई देखने आया, न इस तरफ किसी की नज़र उठी। हम कॉलोनी वासी कितनी नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, बयान नहीं कर सकते हैं। कोई नेता आएगा, चुनाव के समय जब कोई आएगा तो उससे ये क्वेश्चन करेंगे अपना, क्योंकि 1 मैन 1 वैल्यू 1 वैल्यू 1 वोट, हमारी ये वैल्यू है एक वोट की, और उसकी क्या कीमत दिया है हमारे नेताओं ने, स्पेशली भाजपा सरकार ने। जबकि योगी जी ने फरमान जारी किया है कि फैजाबाद एक हाईटेक सिटी है और डिजिटल सिटी इसको बनाने का उन्होंने वादा किया और ये कर भी रहे हैं। लेकिन इस कॉलोनी में, इस पैगापुर ग्राम सभा में जो नया नगर निगम में जोड़ा गया है, यहाँ कोई आज तक दिखाई नहीं पड़ा।
तो ये बड़े अफसोस के साथ और बड़े शर्मनाक उसमें कहना पड़ रहा है। हम लोग अभी जो 15-16 सितंबर को बारिश हुई थी, लगभग 1.5 से 2 महीने होने वाले हैं। हम लोग कमर के ऊपर पानी से तब से लगातार आ जा रहे हैं, जिसमें शासन प्रशासन ने अभी तक कोई भी ध्यान नहीं दिया है। लोग अभी तक दीपावली में दीपोत्सव मनाने में व्यस्त थे। सारे नगर निगम अधिकारी से हम लोग कितनी भी बार विनती कर चुके हैं, कोई अधिकारी यहाँ तक अभी आया भी नहीं है। और लोगों ने दिखा दिया इतना कि पूरा पानी पैगापुर का निकल गया है। और मौके की जो स्थिति है वो आगे स्वयं देखें कि हम लोग किस तरह से अभी भी आ जा रहे हैं। अभी तक तो गर्मी का महीना था, ठीक है, चल गया, लेकिन अब ठंडक का महीना आ रहा है। बच्चे ना तो स्कूल जा पा रहे हैं, और कैसे इस ठंडक में वो आएंगे नंगे पाँव, कैसे जाएंगे बच्चे, कोई उनके भविष्य का कोई ठिकाना नहीं है इस जल भराव की वजह से। अभी तक शासन प्रशासन इधर देखने तक नहीं आ रहा कि हम लोग कैसे जीवन जी रहे हैं, कितना कष्टकारी जीवन जी रहे हैं। लोग सारे इसमें जीव जंतु, जहरीले सांप वगैरह घूमते रहते हैं। हम लोग कितने डरते हुए आते हैं कि कब किसको क्या हो जाए, कुछ पता नहीं है। 2 महीने बीतने को हैं, लेकिन ना तो प्रशासन ने ध्यान दिया और ना ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने। यहाँ के लोगों का कहना है कि अयोध्या को चाहे जितना विकसित कर दिया जाए, उन्हें क्या लाभ अगर वही कष्ट में है तो। फिलहाल यहाँ के लोगों का कहना है कि चुनाव आएगा तो जरूर नेताजी आएंगे, और जब नेताजी आएंगे तब हम भी उनसे सवाल करेंगे। फिलहाल वो तो बात की बात है, लेकिन अभी की समस्या जो है वह सुनिए आप। नगर निवासी विगत 2 महीने पहले यहाँ पर भीषण बरसात हुई थी, जिससे न ही हमारी कॉलोनी अभी तो पूरा शहर ही जो है जलमग्न हुआ था। लेकिन शायद हर जगह व्यवस्था थी, हर जगह शासन प्रशासन ने ध्यान दिया, लेकिन यहाँ पर हमारी कॉलोनी ने किसी भी शासन या प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आज तक हम लोग जो है नरकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। चाहे वो छोटे बच्चे हों या महिलाएं हों, बहुत ही नरकीय जीवन। घुटने से सीने बराबर तक पानी था, अभी तो घुटने बराबर बचा हुआ है। इतना नरकीय जीवन है, जलीय जीव का आने जाने का खतरा, ऊपर से कीचड़ इतना भयावह कि क्या बताऊँ। अभी मुझे तो ये ताज्जुब हो रहा है कि इतना हाईटेक सिटी बना रहे हैं अयोध्या को, दीपोत्सव मनाया जा रहा है, यहाँ हम लोग जलमग्न हो चुके हैं। तो इस पे हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन थोड़ा सा ध्यान दे और हम लोग को कि नरकीय जीवन से उत्थान करे हमारा। मैं संतोषी रावत यहाँ पैगापुर की निवासी हूँ। यहाँ पे जो 16-17 सितंबर को बारिश हुई थी, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी भर गया था। हम लोग के कमर तक पानी था। हम लोग तब से स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं। हमारे पेरेंट्स सभी अधिकारियों के पास जाके थक चुके, लेकिन उन्होंने कोई भी उपाय नहीं किया। यहाँ तक कि हम लोगों ने बस उनसे इतनी अपील की थी कि बस एक नाव की व्यवस्था कर दें, लेकिन उन्होंने इसको भी नहीं सुना। वहाँ अयोध्या में इतनी बताइए 12 लाख दिया जलाया उन्होंने, हम लोग दिवाली में एक दिया नहीं जला पाए, हम लोग दिवाली नहीं मना पाए। क्या हम लोग का इतना भी नहीं है कि हम लोग दिवाली मना सके अपने घर में? हम ना स्कूल जा सकते हैं, ना कॉलेज जा सकते, हम लोग घर पे बैठ कर क्या करें? अगर अचानक से किसी की तबीयत भी ख़राब हो जाए तो हम लोग बाहर नहीं निकल सकते, किसी का इलाज नहीं करा सकते हैं। बताइए, हम लोग इतनी नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप लोग से बस एक ही दरख्वास्त थी कि हम बस एक नाव की व्यवस्था कर दीजिए। वो भी नहीं सुना। बस जब इलेक्शन आते हैं, बस आप लोग चले आते हैं वोट मांगने कि हमें वोट दे दीजिए, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि आप कुछ कर पाएंगे। कुछ नहीं किया इन्होंने। बताइए, एक सिर्फ नाव की अपील की थी। क्या हम लोगों को इतना भी नहीं है कि हम लोग एक दिवाली मना सके? एक पटाखा तक नहीं दगाया। बताइए, क्या हम लोग की क्या इसमें गलती है? हम लोग क्या घर यहाँ रह नहीं सकते हैं? धन्यवाद। शिवोदय पांडे, जो कि आज 2.5 महीने से कंटिन्यू पानी में हल करके सीने बराबर और कमर बराबर, अब कमर बराबर हो गया, सीने बराबर पानी में हल करके 2.5 महीने से मैं आ जा रहा हूँ। सरकार से कहा गया, प्रशासन से कहा गया, सबसे कहा गया कि इसको हम लोगों को आने जाने के लिए बढ़िया रास्ता करवा दिया जाए, पानी निकलवा दिया जाए, लेकिन कुछ भी नहीं। ना प्रशासन के काने में जीव रेंगत किया है और ना किसी सरकार के उसमें, जो कि हम तो खुद भाजपा के बड़े वो हैं, लेकिन भाजपा सरकार में किससे कहा जाए? योगी जी तो बस दीपावली मनाने मस्त हैं और उसके बाद में किससे कहें? हैं, यही है। ऋषिकेश जी है, हरकेश जी हैं, कौन है, क्या है, कैसे है, कोई यहाँ झांकने तक नहीं आ रहा है कि किस तरीके से हम लोग
परेशान होकर के आ जा रहे हैं, देख रहे हैं। अब यही है कि भाजपा में होने के नाते आवाज़ भी नहीं उठा सकते, क्या है कैसे है, फिर भी यही मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ योगी जी से, मोदी जी से कि कम से कम नहीं तो इस पानी की कुछ व्यवस्था की जाए। मैं 2 महीने से स्कूल नहीं गई हूँ और यहाँ के जितने लोग हैं सब लोग बहुत परेशान हैं। सारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और किसी को भी अगर बुखार या कुछ हो तो उसके लिए भी हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हम लोगों के सीने बराबर पानी है, अब थोड़ा कमर बराबर पानी हुआ है और हम लोग खूब परेशान हो चुके हैं। बस इतनी प्रार्थना है आपसे कि आप लोग यहाँ पे कोई उपाय बताइए। नहाय खाए के साथ शुरू हुआ छठ पूजा के तीसरे दिन बीती शाम अस्ताचल होते सूर्य की हुई पूजा और अर्घ्य दिया गया। कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन छठ महापर्व का तीसरा दिन था। इस दिन सुबह से ही संध्याकालीन सूर्यदेव को दिए जाने वाले अर्घ्य को लेकर व्रत रखने वाले महिलाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। शाम होते ही लोगों का हुजूम घाटों पर उमड़ने लगा। अयोध्या में भी सरयू के विभिन्न घाटों पर अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए बांस की टोकरी में अर्घ्य का सूप सजाकर व्रती और व्रती के परिवार एवं पास पड़ोस के लोग भी अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने घाट की ओर पहुंच गए। अपने घर की सुख समृद्धि, अपने संतान की समृद्धि के लिए पूजा की जाती है और ये पूजा 3 दिन की होती है। 3 दिन चलता है। पहले दिन लौका और चावल खाया जाता है, दूसरे दिन खीर और रोटी, तीसरे दिन हम लोग नीराजल व्रत रहते हैं। क्या नाम है आपका? किरण। व्रतधारी महिलाओं ने जहां एक ओर ढलते सूर्य को अर्घ्य दिया, वहीं प्रसाद के रूप में ठेकुआ, जिसे कुछ क्षेत्रों में टिकरी भी कहते हैं, के अलावा चावल के लड्डू और फल भी छठ पूजा के अवसर पर भगवान सूर्यदेव को अर्पित किया। सूर्य को जल और दूध का अर्घ्य दिया जाता है तथा छठी मैया की प्रसाद को भरे सूप से पूजा आरती करने के दौरान यहां पर वितरित किया जाता है। अयोध्या के सभी घाटों पर मेले जैसा नजारा दिखा। आज सुबह उगते सूर्य की पूजा आराधना के साथ ही छठ का यह व्रत पूर्ण हो गया। जी हां, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अस्ताचलगामी भगवान सूर्यदेव की आराधना विभिन्न घाटों पर की गई। नहाय खाए के साथ शुरू हुआ छठ का यह महापर्व आज संपन्न हो गया। आए हुए हैं हम लोग यूपी और बिहार का ये प्रसिद्ध त्योहार है। हम लोग आदमी और अपने बच्चे का कामना के लिए, अपना रोजी रोजगार के कामना के लिए हम लोग छठ पूजा करते हैं और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत अच्छा त्यौहार है, बहुत मतलब बढ़िया लगता है, एंजॉय भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। बहुत इंटरेस्टेड मतलब इसको कहते हैं ये त्यौहार है। किस तरह से पूजा होती है? बहुत अच्छे धूमधाम से, मतलब ये क्या बोलते हैं, तो खरना होता है। खरना के बाद फिर हम लोग नंगे पाँव चलते गंगा जी आते हैं, गंगा जी में आकर पूजा नहा धो के फिर जाते हैं